वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 37 तक किए थे अपने सेक्शंस पीजीबीपी के अंदर, और आज जो है आज की क्लास में आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है स्पेसिफिक डिसअलाउंस। यानी कि हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने सेक्शन के अंदर सेक्शन 30 से 37 तक हमने क्या पढ़ा? एक्सपेंसेस की लिस्ट को पढ़ा। एक्सपेंसेस वो हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक्सपेंसेस वो हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 30 से लेकर के सेक्शन 37 तक। सेक्शन 37 क्या है? एक जनरल, एक कॉमन सेक्शन है जिसके अंदर की कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। अगर वो कंडीशंस कोई भी चीज पूरी कर देती है तो उसको हम एक्सपेंडिचर मानते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सेक्शन 30 से लेकर के 36 तक हमारे पास में एक्सपेंडिचर की लिस्ट थी। अब हम डिसअलाउंस पढ़ेंगे, यानी कि वो अलाउड थे। और अब ये जो चीजें हैं जो आज पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में, ये क्या है? ये डिसअलाउड है। मेरी बात आप लोगों के दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है हमारे पास में क्या? इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कोई भी ऐसा पर्सन है जो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज या फिर रॉयल्टी पे करता है या फिर इंटरेस्ट पे करता है किसी भी पर्सन को, ठीक है जी, किसी भी पर्सन को हमारे पास में, तो मैंने बोला किसी भी पर्सन को, इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पे लिखा हुआ है टू एनी एनआर और फॉरेन कंपनी। यानी कि यहाँ पे हम रेजिडेंस की बात नहीं, रेजिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? नॉन रेजिडेंट की। ठीक है, ये पेबल है इंडिया में। मतलब मैं कौन हूं? एक पर्सन हूं। मैंने आपको, आप कौन है इसको भी डिफाइन किया गया है। कौन है आप? नॉन रेजिडेंट है या फिर कोई फॉरेन कंपनी है, यानी कि बाहर के। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, क्या पे किया जा रहा है मेरे द्वारा? आपको क्या पे किया जा रहा है? सर तीन चीजें, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। सेकंड पॉइंट भी दिमाग में आ गया। बोला जाता है कि अगर मैं एक ऐसे फॉरेन कंपनी को या नॉन रेजिडेंट को इन चीजों को पे कर रहा हूं तो मुझे क्या मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं अपना टैक्स डिडक्ट कर लूं पहले। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे क्या कहती है? कहती है कि सर आप इनका टैक्स डिडक्ट कर लीजिए। ठीक है, कर लूंगा। ओके सर, कर लूंगा। कब तक कर लूं? सर 31 मार्च तक आप अपना टैक्स इनसे कलेक्ट कर लीजिए। यानी कि मैं एक पर्सन हूं मिस्टर दिवाकर, आप एक पर्सन है मिस्टर सो एंड सो। ठीक है, आप नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं या फिर फॉरेन कंपनी है और मैं आपको कुछ पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरा ये फर्ज है, यानी कि मुझे ये सेक्शन ये बोलता है कि मैं उसके ऊपर पहले टैक्स डिडक्ट करूं, बाद में मैं आपको ये चीज पे करूं, बाद में मैं आपको ये चीज पे करूं। क्योंकि मैं आपके ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके ऊपर इतना विश्वास नहीं करती कि आप इतने अच्छे हैं, वापस आकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करेंगे। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा रखी। अच्छा, अब ये ड्यूटी मुझे पूरी कब करनी है? मेरे को ये ड्यूटी पूरी करनी है सर 31 मार्च से पहले पहले मैं आपको पे करूंगा। पे करूंगा तो मुझे डिडक्ट भी कर लेना है आपका टैक्स। टैक्स मैं आपका डिडक्ट कर लूंगा 31 मार्च से पहले पहले। अच्छा, दूसरी चीज ये है, सोच करके देखो, मैंने डिडक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ड्यू डेट से पहले पहले नहीं दिया, तो फायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक तो पहुंचा ही नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक तो ये पहुंचा ही नहीं, फायदा क्या हुआ? तो सर हमारे पास में क्या कही जाती है बात? हमारे पास में बात ये कही जाती है कि आपको इन चीजों के ऊपर टैक्स डिडक्ट भी करना है 31 मार्च से पहले पहले, प्लस आपको इसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि जिस दिन मुकर्रर है कि आपने टैक्स पे करना है, उस दिन आप इस टैक्स को सबमिट भी कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बात समझ में आई? ये लिखा है सर के अंदर। अगर आपने ऐसा नहीं किया, यदि आपने ऐसा नहीं किया, अब सर ये तो पॉजिटिविटी वाली बात बता दी दिवाकर सर आपने कि सर पॉजिटिव वे में आप बोल रहे हो कि आपको टैक्स डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है, ये तो करना है वाली बात बता रहे हो। अभी तो आपने कहा था कि हम डिसअलाउंस बता रहे हैं, तो डिसअलाउड क्या है? अब बोल रहा हूं मैं नेगेटिव सेंस में, मैं ये बोल रहा हूं सर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जितना भी आपका एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर कौन सा था? फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी या फिर इंटरेस्ट,
आप उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते सर, अगर लिख दिया तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। बात दरअसल इतनी सी है कि मैं एक पर्सन हूं, आप एक पर्सन है, आप एक नॉन रेजिडेंट है, आप यहाँ पे नहीं है, आप विदेशी फिरंगी है, ठीक है सर, मेरे को आपको कोई पेमेंट करनी है, मुझे उसके ऊपर टैक्स काटना है और टैक्स काट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है। अगर नहीं करूंगा तो सर मैं इसको एज एन एक्सपेंडिचर नहीं लिख सकता अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब होगा क्या टेक्निकली, ये सजा मेरे ऊपर पड़ गई कि ये मेरा एक्सपेंस डिडक्ट नहीं हुआ, एक्सपेंस डिडक्ट नहीं हुआ तो वो मेरी नेट प्रॉफिट का पार्ट बन गया, और नेट प्रॉफिट का पार्ट बन गया तो भैया उसके ऊपर टैक्स मुझे पे करना पड़ गया। यानी कि मजे मारे आपने इनकम के और टैक्स पे किया मैंने, तो अब मैं डर गया हूं। मैं क्या कहता हूं, नहीं नहीं भैया, बाहर अगर पैसा भेजूंगा मुझे उसके ऊपर टैक्स पहले डिडक्ट करके भेजना है। यही लिखा हुआ है आपके पास सारे सेक्शन के अंदर, आप पढ़ सकते हैं अपनी बुक के अंदर आराम से तसल्ली से। ठीक, अच्छा अब एक बात और पढ़ो मेरे कहने से, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट, आपके पास में जो बुक होगी ना उसके अंदर टिक लगा लो रेड पेन से। क्या बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे एज इट इज पढ़ेंगे, सेक्शन तो हमने पढ़ लिया सर, क्या लिखा उसके अंदर वो भी पता लग गया हमारे को। अच्छा, देयर मे बी देयर मे एग्जिस्ट ए सिचुएशन व्हेन टैक्स इज डिडक्ट आफ्टर 31 मार्च। हमने टैक्स डिडक्ट किया, हमारी आंख खुली, ओहो टैक्स डिडक्ट करना था, मैंने पेमेंट की किसी को, टैक्स डिडक्ट किया 31 मार्च के बाद। अभी सोच करके देखो इसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम नहीं आई है। सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम कौन सी होगी, मान लो 31 जुलाई है, मान लो 1 मिनट के लिए, तो मैंने पेमेंट की कब, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर आ गया ना, 31 मार्च के बाद क्या आ गया, नेक्स्ट ईयर आ गया। अब नेक्स्ट ईयर आ गया सर, मैंने पेमेंट की 31 मार्च के बाद, अगले साल में टैक्स डिडक्ट कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं इस साल के एक्सपेंडिचर्स में जिसका मैं टैक्स पे करने जा रहा हूं, इस साल किसका टैक्स पे करूंगा, पिछले साल का, यानी कि 31 मार्च से पहले की चीजों का, उनके ऊपर टैक्स पे करूंगा। क्या मैं अपने पास में लिख सकता हूं ऐसे पैसे को जहां पे मैंने पेमेंट जो है, अब पढ़ते हैं इस चीज को, देयर में एग्जिस्ट a situation when tax is deducted after 31st March of the relevant previous year, but such tax is paid to government before due date of filing return। यानी कि ये टाइम की, कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं सर, सर ये टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं 1/4 से लेकर के 31 जुलाई तक, और ऑडिट के केस में जो और डेट हो उससे रिलेटेड। आजकल डेट्स का ना कोई भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि लेट फाइलिंग और कोरोना की वजह से ना ये डेट्स आगे पीछे होती रहती है। मैं एक डेट लेकर के चल रहा हूँ 31 जुलाई, 31 जुलाई, तो सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले मैंने इसका टैक्स पे कर दिया और डिडक्ट किया। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन सच ए केस द अमाउंट पेड शैल बी डिसअलाउड। है सर क्यों, सरकार को तो पैसा मिल गया फिर भी डिसअलाउड है? हाँ जी डिसअलाउड है। इन द प्रीवियस ईयर सिंस टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड बिफोर 31 मार्च। हाउएवर, अब आगे भी लिखा हुआ कहता है आप निराश ना हो, हाउएवर इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर के अंदर। सर ये कैसी भाषा है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, अरे प्रीवियस ईयर वो होता है जिसके अंदर हम इनकम अर्न करते हैं, काहे परेशान होते हो। तो नेक्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास में हो जाएगा, जिसमें कि बोथ द कंडीशन जो है वो अलाउ हुई है। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है रेफर केस नंबर 5। चलो पढ़ लेते हैं सर, पहले केस नंबर 5 को ही पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है केस नंबर 5 में, हाँ जी डेट ऑफ टीडीएस। डेट ऑफ टीडीएस का मतलब क्या है सर, कि टैक्स की, टीडीएस मतलब टैक्स, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और पेमेंट डेट ऑफ टीडीएस यानी कि इस दिन मैंने गवर्नमेंट को पे किया था, इस दिन डिडक्ट किया था, इस दिन गवर्नमेंट को पे किया था, 30/4/2018। 30/4/2018, 31 मार्च 2018 के बाद की डेट है। हाँ सर, ये ईयर कौन सा है, पहचानो पहचानो, ये ईयर है सर 18-19 है ना। हाँ सर, अच्छा, और मैंने मई के महीने में 2018 तक, मतलब मैं पिछले साल का टैक्स पे करने के लिए लायबल था, और मैंने गलती से इस साल के अमाउंट के ऊपर भी टैक्स पे कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट लेने से मना नहीं करती, गवर्नमेंट लेने से मना नहीं कर रही। उन्होंने ये टैक्स आपसे ले लिया कब, 10 मई को, 10 मई को ले लिया, यानी कि ये भी कौन सा ईयर था, 18-19। अब मेरी कंडीशन क्या कहती है, अगर आपको इसका बेनिफिट लेना था
17-18 के लिए, तो आपको टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था 17-18 में, ना कि 18-19 में। तो अब आपको इसका बेनिफिट कब मिलेगा? आपको इसका बेनिफिट 18-19 के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 19-20 के लिए जरूर मिल जाएगा सर, 19-20 के लिए मिल जाएगा, हम आपको निराश नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, आपको सेम चीज के अंदर एक बात करनी है, सिंपल सी चीज है सर, एक को समझ लोगे सेक्शन को आने वाले सेक्शन भी सेम है, एक दो ऐसे ही हैं, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं 1-4 इधर देखो, समझो और दिमाग में बैठा लो। 1-4-2017 से शुरू हुआ साल 31 मार्च 2018 को खत्म होने वाला था। 31 मार्च 2018 तक मैंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, उसके बाद कौन सा साल लग गया सर? 1-4-2018 से 31 मार्च 2019 वाला टाइम पीरियड लग गया। मेरे रूल क्या कहते थे? मेरे रूल ये कहते थे कि इस पेमेंट के ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर जिसके ऊपर की आप डिडक्शन लेना चाहते हो, आपको टैक्स पे करना चाहिए, टैक्स डिडक्ट करना चाहिए कब? 31 मार्च 2018 से पहले पहले, और प्लस इसको डिपॉजिट कर देना चाहिए 31 जुलाई से पहले पहले। 31 जुलाई 2018 से पहले पहले आपको पे भी कर देना चाहिए। अब मैंने एक कंडीशन तो पूरी कर दी है 31 जुलाई 2018 वाली, ये वाली पूरी नहीं की, तो बताओ मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी सर, नहीं मिलेगी। आपको डिडक्शन लेने का अधिकार नहीं है 17-18 में। हाँ, ये दोनों कंडीशन कौन से साल में पूरी हो रही हैं सर? ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं 18-19 के अंदर। तो 18-19 का आप जो टैक्स का डिडक्शन लेंगे कौन से साल में लेंगे? 19-20 में लेंगे ना, टैक्स तो अगले साल पे करते हैं। हाँ जी, मेरी बात किसी भाई बहन या माता को समझ में ना आई हो, बेधड़क पूछ सकता, कोई दिक्कत वाली बात। आ गई सर समझ में। आ गई सर समझ। ओके, यस सर। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। फिर ये केसेस नॉर्मल केसेस हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अच्छा, आ जाओ जी, आगे पढ़ते हैं। पेमेंट टू रेजिडेंट, अब ये उसी का भाई है, उसी का जुड़वा भाई। वो क्या था? नॉन रेजिडेंट था, ये क्या है जी? रेजिडेंट है, ये रेजिडेंट है। ध्यान से सुनना इसको, दोनों में ना एक ही डिफरेंस है बस, बाकी सब कुछ सेम है। मैं कौन? इंडियन पर्सन। आप कौन? इंडियन पर्सन, इंडियन सिटीजन, इंडियन रेजिडेंट। सिटीजन मुंह से निकल गया, नहीं सर नहीं, पाप है। सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, टैक्स लायबिलिटी का रिलेशनशिप रेजिडेंशियल स्टेटस से होता है, ठीक है सर। सर मैं ये कहता हूं कि ना हमारे पास में, मैं एक पर्सन हूं जो कि इंडियन रेजिडेंट हूं, आप एक पर्सन है जो इंडियन रेजिडेंट है, मैंने आपको पेमेंट करनी है, ठीक है सर। अब आप ये कहेंगे सर हमारे को अगर पेमेंट करनी है तो आप सीधा सीधा 100% अमाउंट दे दो, आप जो है हमें पूरा अमाउंट दे देंगे, हम जाकर के अपना टैक्स पे कर देंगे वेल ऑन टाइम। टेंशन क्या है इसके अंदर? क्या परेशानी है? परेशानी है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है कि वो जब चाहे तुम्हारे को उठा सकती है, लेकिन क्यों? जो काम सीधी उंगली से हो सकता है उसके लिए उंगली टेढ़ी क्यों करें? आपको उठाने जाने के लिए या फिर आपसे टैक्स पे करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ी सारी प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। सेक्शन 142 के अंदर आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा, फिर आपके आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, फिर आपको बुलाना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए। इतना डंडा पालना ही क्यों है? वो कहते हैं छोड़ो सर, छोड़ो, हमें इंडियन रेजिडेंट के ऊपर भी आप एक काम करो, उसका टैक्स डिडक्ट करके अपने पास रख लो और ड्यू डेट से पहले पहले पे कर दो। ये उत्सव भैया क्यों फोन कर रहे हैं? एक सेकेंड ठहरना। हाँ जी सर, तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि ना ऑल दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ना खर्चे बहुत सारे हो जाएंगे सर आपसे टैक्स पे करवाने में, आपसे टैक्स पे करवाने में। तो उन्होंने मेरे को ड्यूटी दे दी। क्या ड्यूटी दे दी सर? जैसे आप फॉरेन सिटीजन्स को, फॉरेन रेजिडेंट्स को, आज पता नहीं क्यों बार बार सिटीजन मुंह से निकल रहा है, फॉरेन रेजिडेंट को अगर आपको क्या नाम है पैसे देते हैं तो उसका टैक्स काट लेते हैं ना, ऐसे यहाँ के लोगों को भी जब पैसे दोगे ना तो उनका टैक्स काट ले, उनका टैक्स काट लेना, टीडीएस काट लेना, और ना केवल काटना बल्कि ड्यू डेट से पहले पहले सबमिट भी कर देना। बात समझ में आई? ठीक है सर। अच्छा, अगर ना किया तो डिसअलाउंस की लिस्ट चल रही है ना, ये ना किया तो क्या होगा? वहां पे क्या था? वहां 100% था। वहां क्या था? वहां पे 100% था कि 100% हम आपके एक्सपेंडिचर को डिसअलाउड कर देंगे। यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं 30% डिडक्ट, हाँ 30% डिसअलाउड कर देंगे। देखो यहाँ पे ना लिखा हुआ है, जरा इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 30% ऑफ सच अमाउंट पेड या पेबल इज डिसअलाउड। 30% याद रखना, बाहर वाले फिरंगी को दे रहे हैं 100% डिसअलाउड कर दूंगा,
और अगर आपको दे रहे हैं तो 30% डिसअलाउड कर दूंगा, 30% डिसअलाउड कर दूंगा। ठीक है जी। किसी ने सोचा कि 30% ही क्यों सर, 40, 50, 60 क्यों नहीं? मैक्सिमम स्लैब रेट की वजह से। अच्छा जी, तो 30% जो अमाउंट है ना वो उसको हम डिसअलाउड करते हैं। यानी कि मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिए और 10,000 रुपए मैंने आपके टैक्स काटे बिना दे दिए, तो कितना डिसअलाउड हो जाएगा? 30%, यानी कि 3,000 रुपए डिसअलाउड हो जाएगा, 7,000 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आगे की कहानी सुनो। कहता है यदि आपकी आंखें खुल गई, मतलब मान लो आपने 1 साल तो जो है वो बिना क्या नाम है टैक्स पे किए कर लिया था काम, बिना टैक्स पे किए काम कर लिया था, यानी कि 10,000 रुपए आपको पे कर दिए थे। बाद में आपने क्या किया, उससे टैक्स रिसीव कर लिया, उससे टैक्स रिसीव कर लिया। अच्छे लोग हैं, इंडियन तो इंडियन और इंडियन, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा यार मैं ना आपका ना टैक्स काटना भूल गया। तो दिक्कत ही कोई नहीं है सर, आप मेरे से टैक्स ले लो। 3,000 रुपए तुमने, मान लो 30% बनता था, 3,000 रुपए तुमने मुझे दे दिए, मैंने गवर्नमेंट को दे दिए, तो अब मैं उन 3,000 को भी लिख सकता हूं। कौन से ईयर में? अगले साल, क्योंकि ये गलती पिछले साल की थी। एक और बात कही जाती है, कहते मान लो मैंने तुम्हें टैक्स काटे बिना पैसा दे दिया और तुमने सच में चुपचाप शरीफ बंदों की तरह जाकर के अपना टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर दिया और उसकी रेफरेंस मैंने लगा दी। मैंने कहा देखो जी, मैंने चाहे गलती से 10,000 के 10,000 दे दिए हैं, 3,000 काटे बिना, 3,000 काटे बिना 10,000 के 10,000 पूरे दे दिए हैं, लेकिन सर बावजूद उसके वो बंदा इतना अच्छा है ना, उसने अपना टैक्स टाइमली पे कर दिया है, जिसका की प्रूफ मेरे पास है, ये लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी डिसअलाउड नहीं होगा। ये बात समझ में आई? बोलो जी। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ टैक्स बाय रेजिडेंट पे ऑफ सच सम। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, आगे हाँ जी, आप इसको पढ़ेंगे, अगला नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे। सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया टू नॉन रेजिडेंट। अब सर ये क्या कर दिया, ये तो अभी हमने पढ़ा था नॉन रेजिडेंट वाला, है ना, नॉन रेजिडेंट, ये तो पढ़ा था अभी हमने, अब ये दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो आप, और वो भी अलग सेक्शन के साथ? नहीं पढ़ा था। पता क्यों नहीं पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था क्या, इंटरेस्ट, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी, उसके बारे में। अब क्या पढ़ रहे हैं? सैलरी। सैलरी। दोनों में डिफरेंस है। देखो सर, मैं यहां पे बैठा हूं, आप बाहर बैठे हैं, मुझे आपको कोई सैलरी देनी है, सैलरी देनी है, सैलरी देनी है बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप है। हाँ सर, सैलरी पे कर रहा हूं मैं आपको। सर आपने सैलरी पे करनी है, टैक्स डिडक्ट करके तभी सैलरी पे करनी है नॉन रेजिडेंट को, फॉरेन नॉन रेजिडेंट, सॉरी इंडियन नॉन रेजिडेंट को, इंडिया का नॉन रेजिडेंट यानी कि फॉरेन में बैठा हुआ वो बंदा। ठीक है ना? तो हमने क्या कहा, हमने कहा उसको अगर पैसा पे करना है सर, टैक्स पे करके ही करना है, और टैक्स पे करने के, टैक्स रिसीव करने के बाद टैक्स काट करके तब पैसा पे करना है उसको, और टैक्स काट के अपने पास नहीं रखना, ड्यू डेट से पहले पहले जमा भी करा देना, ये रूल है। देखो सीक्वेंसली एक जैसे ही चल रहे हैं। अब इसमें और उन दो सेक्शंस के अंदर फर्क पता क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। वहां पे हम क्या कहते थे कि भाई अगर आपको 1 साल गलती आपने कर दी, अगले साल उस गलती को रियलाइज करते हुए आपने अपने काम को ठीक कर लिया, यानी कि उसका टैक्स आपने रिसीव कर लिया या फिर उसने टैक्स पे कर लिया, तो आपको छूट दे दी जाएगी वापस। ये पढ़ा था ना हमने भी कि अगले साल उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यहां रूल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपने सैलरी देनी है
फॉरेन नॉन रेजिडेंट को, ठीक है जी, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया को बाहर पे करनी है, आप उसको टैक्स काट करके तब करो, वरना अगर आपने ये गलती एक बार कर दी ना, आपका अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा सैलरी का, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते, और अगर आपने इस गलती का सुधार भी कर लिया ना तो भी नहीं लिख पाओगे, तो भी नहीं लिख पाओगे। बात समझ में आई? ये बोला गया, यस सर। ये बोला गया, ठीक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स। क्या आप लोगों को मालूम है कि कुछ कुछ परक्यूजिट्स ऐसे होते हैं जिसके की ऊपर वो परक्यूजिट्स एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते, वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाते हैं? एम्प्लॉयर के हाथ में टैक्सेबल हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं तुम्हारे को, मान लो अनुज भाई साहब है, अनुज भाई साहब मेरे यहाँ पे क्लर्क हैं, ठीक है जी, और सिद्धांत भाई साहब है, सिद्धांत भाई साहब मेरे यहाँ पे डायरेक्टर है। डायरेक्टर एक पर्सन था जो कि एक कार परक्यूजिट मेरे से रिसीव कर सकता था, उसकी पोस्ट ये कहती थी, लेकिन क्लर्क के लिए मैं कार फैसिलिटी नहीं दे सकता, रूल्स ये कहते हैं। पता है ना, स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉय पढ़ा था हमने सैलरी के अंदर। यस सर। अनुज जो है वो नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉय है, सिद्धांत जो है वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय है। स्पेसिफिक एम्प्लॉय है, मैंने कार दे दी, कोई दिक्कत नहीं, इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अनुज नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉय है, मैंने कार दे दी, क्या ये डिजर्व करता था? क्या इसकी पोस्ट डिजर्व करती थी? नहीं करती थी, नहीं करती थी, तो भाई साहब मैंने दे दिया। जो चीज नहीं मिलनी चाहिए थी और वो मिल गई, उसके लिए मैं अनुज को टैक्सेबल नहीं कर सकता, अनुज के हाथ में टैक्सेबल नहीं हो सकती। तो सर क्या इसके ऊपर टैक्स पे नहीं होगा? होगा। कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा, एम्प्लॉयर पे करेगा, ठीक है सर। तो हम क्या कहते हैं, ऐसे टैक्सेस की बात कर रहे हैं हम इस सेक्शन के अंदर जो एम्प्लॉयर के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स मैंने उनको दिए। अच्छा जी, तो अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट बाय एम्प्लॉयर इज नॉट डिडक्टेबल टू एम्प्लॉयर, यानी कि आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नहीं लिख सकते। यानी कि सोच करके देखो, मैंने अनुज को गाड़ी दी, वो गाड़ी टैक्सेबल हो गई मेरे हाथ में। एक तो गाड़ी दी जो जो चीज उसकी पोस्ट डिजर्व नहीं करती थी, एक तो ये नुकसान, फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मेरे पे टैक्स भी लगा दिया, वो नुकसान। तीसरा, अब इस टैक्स की डिडक्शन भी नहीं मिल रही, मार दिया मुझे मिलकर के तीन तीन चीजों ने, फिर भी मैं दे रहा हूं विशिष्ट प्रेम के कारण, ठीक है जी। अनुज भाई है मेरा अच्छा, भाई भाई के ऊपर भी सेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलेटिव के ऊपर, यहाँ पे रिलेटिव के ऊपर सेक्शन लिखा हुआ है, उसको भी डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझ में आई? पहले ये बताओ। यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नीचे देखो ये लिखा भी हुआ है, सच टैक्सेस एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ऑब्वियसली एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, दैट्स व्हाई टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर ना। अच्छा, अब भाई साहब ये जो मैं सेक्शन बताने जा रहा हूं अगला, ये काफी महंगा सेक्शन होता है, ये काफी महंगा सेक्शन होता है, और दो चीजों को मिला करके बनता है। महंगा कैसे सर? सर पूछ लिया जाए ना, एक बढ़िया सा क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है और ना बच्चों की हालत खराब कर देता है वो वाला क्वेश्चन, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। चलो पढ़ लेते हैं। अब मैं बोलने जा रहा हूं, उस चीज को ध्यान से समझना, फिर उसका इम्प्लीकेशन भी देखेंगे। मैंने ये बोला, आप लोगों ने क्या सुना है? आप लोगों ने ये सुना है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर को, है ना? हमने सबने पढ़ा है सर, हमारे पास में हमने 11th क्लास 12th क्लास के अंदर पार्टनरशिप पढ़ी थी। सबसे पहले तो हमने कहा था हाँ सर, हमारा जो पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक पार्टनर का अधिकार है और वो उसको मिलना चाहिए, ठीक है। अब रूल क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लेना। रूल ये कहते हैं हाँ। अच्छा, नॉर्मल केस में रूल क्या कहते थे, पहले ये देखते हैं। अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न हूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है क्या? बोलो, पीजीबीपी के अंदर पढ़ा था हमने, जल्दी से बताओ, सारे बताओ, गलत बताओ या सही बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरी सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है और मैं खुद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं, तो क्या इसको एज एन एक्सपेंडिचर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकता हूं? बोलो बोलो,
कोई जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब सारे असमंजस की स्थिति में, या फिर ये सोच रहे हैं कि चलो एक बोले तो फिर पीछे से मैं बोलूं। चैट बॉक्स में किसी का मैसेज आया, चुपचाप आओ देख लेते हैं भैया किसका मैसेज आया है और क्या मैसेज आया है। सिद्धांत कह रहे हैं नो सर, नहीं सर नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्धांत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है। लेकिन अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, फॉर्म का मतलब क्या होता है, हमेशा पार्टनरशिप होता है। अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म हैं तो आप अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं, सब्जेक्ट टू 12%। सर ये क्या है, सब्जेक्ट टू 12% का मतलब क्या हुआ, 12% से ज्यादा नहीं। यानी कि अगर आपने एज अ पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर को 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो 3% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। यानी कि 3% के ऊपर पार्टनरशिप फॉर्म को टैक्स पे करना पड़ेगा। डिसअलाउड हो जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा ना उनके हाथ में। और सर व्हाट अबाउट 12%? 12% जो पार्टनरशिप फॉर्म के हाथ में नॉन टैक्सेबल है, जिसकी छूट उसको है, वो किसके हाथ में टैक्सेबल होता है? सर वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है, वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है। सर ये तो गलत बात है, 12% पे भी टैक्स और 3% पे भी टैक्स, तो पूरा का पूरा ही टैक्सेबल हो गया। हाँ पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया, लेकिन वहां पे 12% पे पार्टनर टैक्स पे कर रहा है और 3% पे पार्टनरशिप फॉर्म टैक्स पे कर रही है। सर फर्क क्या पड़ता है, दोनों सेम ही तो बनते हैं। नहीं सर पार्टनर स्लैब रेट पे कर रहे हैं और पार्टनरशिप फर्म फ्लैट रेट पे कर रही है। हाँ मजा आ गया भाई साहब। कौन थे ये भाई साहब, कौन थे? अजय था, अनुज था? अनुज। हाँ अनुज, मजा आ गया। अनुज कह रहा है, कहता है कि ना सर पता है डिफरेंस क्या है। अनुज की बात मैं आप लोगों को कन्वे कर देता हूँ। अनुज कहता है सर पता है डिफरेंस क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म जब टैक्स पे करती है ना तो वो 30% पे करती है, और पार्टनर जब करता है ना तो वो स्लैब रेट पे करता है, धीरे 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 10 से 15 क्या नाम है 10% से 20% से ऐसे धीरे धीरे चलता है 30% तक। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म को ऐसे बेनिफिट नहीं मिलते, फ्लैट 30% टैक्सेबल होता है। तो सर इट्स बेटर कि भाई पार्टनर टैक्स पे कर दे रादर देन पार्टनरशिप फॉर्म टैक्स पे करे। तो पार्टनर को जो अमाउंट है नॉन टैक्सेबल, अब हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म के हाथ में अब आपको एक रूल याद रखना है। सर क्या रूल याद रखना है? रूल ये याद रखना है कि अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म है और वो अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है अपने पार्टनर्स को, दे सकती है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न की तरह मना नहीं है, लेकिन कितने तक? सिर्फ 12% तक। यानी कि मैं एक पार्टनर हूं, आप एक पार्टनर है, वान्या एक पार्टनर है, मैं अनुज और वान्या तीनों एक पार्टनर थे और हमने 1-1 लाख रुपए अपने पास में इन्वेस्ट किए हुए थे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। फॉर्म ने हमारे को 15,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दे दिए। पहले तो 1 लाख के ऊपर 15% कितना बनता है? 1 लाख के ऊपर 15,000 कितना परसेंट बनता है? सर 15% बनता है। अलाउड कितना था? 12%। यानी कि 3,000 रुपया सबको एक्स्ट्रा दे दिया। तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की लिस्ट के अंदर एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। कितना? 3,000 रुपए, यानी कि 9,000 रुपए वापस एड बैक हो जाएंगे। तो 9,000 के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? पे करेगी पार्टनरशिप फॉर्म। कितने परसेंट से? फ्लैट रेट से। कितना रेट? 30%। 30%। ठीक है सर। अच्छा, अगर अगर सोच करके देखो कि उस 12% के ऊपर जाए, 12% के ऊपर यानी कि 12,000 के ऊपर कौन टैक्स पे करेगा? सर मैं, वान्या और अनुज इंडिविजुअली अपने स्लैब रेट के हिसाब से। हाँ सर हमारे को इस सेक्शन का ये वाला पॉइंट याद हो गया, अब और मत पकाओ, मेरा भी इच्छा नहीं है आप लोगों को पकाने की। देखो जी, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अब पूरा पढ़ लेते हैं एक बारी। लिखा हुआ इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर इज डिसअलाउड इन द फॉलोइंग केसेस, जहां पे पार्टनर नॉट ऑथराइज है बाय पार्टनरशिप डीड। यानी कि हमने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि जी हम किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे फॉर द पीरियड प्रायर टू पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनरशिप डीड अभी बनी नहीं थी, उससे पहले का कोई क्या नाम है हमने इंटरेस्ट दे दिया है, तो वो भी डिसअलाउड है। और या फिर एक्सीड हो जाता है 12% पर एनम से। इसमें काम की जो चीज है ना वो 12% वाली ही है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउड है 12% तक। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उसको पार्टनरशिप डीड में रिस्ट्रिक्ट ना किया गया। ठीक, ओके, बात समझ में आ गई?
Yes, sir. सर अगर Yes, फॉर्म sir. रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको कैसे डील करें? आवाज 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 तेज करो, आवाज तेज सर अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है ओ माय गॉड, भाई साहब सुनो ध्यान से, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पार्टनरशिप फॉर्म को पार्टनरशिप फॉर्म पता है कब कहते हैं? व्हेन इट इज रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड विद पार्टनरशिप रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप, क्या बोल रहा हूँ? पार्टनरशिप फॉर्म को पार्टनरशिप फॉर्म तब कहते हैं जब नंबर 1 तो इसके पास में डीड हो, नंबर 2 सबका प्रॉफिट शेयरिंग मार्जिन उसके अंदर लिखा गया हो, और हर साल रजिस्ट्रार के पास इसकी एक कॉपी, साइंड कॉपी, साइंड बाय होम पार्टनर्स, रजिस्ट्रार के पास साइंड कॉपी जो है वो वहां पे भेजी जाए कि हाँ हम एग्जिस्टेंस में हैं, तभी हम कहते हैं इसको पार्टनरशिप फॉर्म। अदरवाइज हम इसको पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहते, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है जी? ओके सर। अच्छा जी, और सुनो जी, फर्स्ट पढ़ो, फर्स्ट पढ़ो क्या, फर्स्ट समझो जी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट 2 ही है सर, सिर्फ पॉइंट 2 ही, सेक्शन 40 बी के अंदर पॉइंट 2 ही है। ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया है। अब दूसरे पॉइंट के अंदर क्या कहा गया? दूसरे पॉइंट के अंदर ये कहा गया है कि ना आप जो अपने पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन ये सब बांटते फिरते हो ना, ये इस तरीके से नहीं चलेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर सैलरी पेड टू पार्टनर्स। भाई सिंपल सी बात है, देखो मैं एक ना सिचुएशन बताता हूं, और उस सिचुएशन के हिसाब से आप तय करना कि सही है या नहीं है, आपका दिल खुद गवाही देगा। ये मेरी पार्टनरशिप फॉर्म का P&L अकाउंट, मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा था कितना? 3 लाख रुपए। कौन कौन पार्टनर थे? वान्या, मैं और अनुज। हमने ये बोला यार ये 3 लाख के जो नेट प्रॉफिट है ना, इनको है ना नील दिखाना है ताकि हमारा टैक्स ही ना लगे। एज अ पार्टनरशिप फॉर्म, एज अ फॉर्म हमारा टैक्स ना लगे। तो हमने ना एक रूल, हमने एक काम किया, हमने यहाँ पे ना सैलरी लिख दी, सैलरी, तीनों को सैलरी दे दी 1-1 लाख रुपए। अभी तक ये चीज एग्जिस्टेंस में नहीं थी, ठीक है? 1-1 लाख रुपए तीनों को दे दिए, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया सर? नील हो गया। नील हो गया तो इसके ऊपर कोई टैक्स ही पे करना है, कोई टैक्स पे करना नहीं है हमें सर। वो तो इंडिविजुअल के ऊपर तो टैक्सेबल होगा ही ना 1-1 लाख रुपए। हाँ मान लो इंडिविजुअल की बिजनेस से इनकम थी और कोई इनकम ही नहीं थी, तो उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगा, 1 लाख रुपए तो वैसे ही टैक्सेबल नहीं होता इंडिविजुअल के हाथ में। मान लो इंटरेस्ट भी लगा लो, तो इंटरेस्ट भी 12-12 हजार रुपए मान लो मिला था, 1 मिनट के लिए लगा लो 12-12 हजार रुपए, तो 1,12,000 रुपए तो वैसे ही टैक्सेबल नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स मारा गया कि नहीं मारा गया? उसका टैक्स कितना बनता था? फ्लैट 30% के हिसाब से 3 लाख के 90,000। 90,000 का रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मारा गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है यार सही है भाई साहब, ये लोग तो बड़ा चालबाज लोग हैं, बड़े चालबाज लोग हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, इन्होंने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही लूटना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक बात बोली, हमने बोला, हमने कहा सर कोई दिक्कत है क्या? हम क्या अपने आप को सैलरी नहीं दे सकते क्या? हमने अपनी दलीलें पेश की कि सर देखो हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, बावजूद उसके परिवार पालने के लिए काम कर रहे हैं साथ में, और परिवार पालने के लिए काम कर रहे हैं तो सैलरी तो मिलनी चाहिए हमारे को, तो हमने ये सैलरी ली है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हाँ ठीक है भाई, ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारे को सैलरी मिलनी चाहिए, अलाउ कर दिया, तुम्हारे को सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन मिलेगी इस हिसाब से, किस हिसाब से मिलेगी? आपको सैलरी मिलेगी इस हिसाब से, किस हिसाब से? अमाउंट एज पर सेक्शन 40B और अमाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस। रूल समझ में आया? हाँ सर, हमारे को सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन, ये सारी चीजें पार्टनर को मिलेंगी सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्या कंडीशन है? अमाउंट एज पर सेक्शन 40B और अमाउंट इन P&L अकाउंट विच एवर इज लेस। सर ये वाला पॉइंट तो हमारे को पता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा, ये सीखने का है अपने को। सेक्शन 40B क्या कहता है कि कैसे कंप्यूटेशन करो। अच्छा, ये सीखने से पहले कि सेक्शन 40B क्या कहता है, कैसे कंप्यूटेशन करो, उससे पहले जरा मैं आपको एक और बात बता दूं कि सैलरी टू पार्टनर्स हु आर नॉन वर्किंग या फिर डॉर्मेंट, उनको हम नहीं लेते, उनको हम सैलरी देने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं मानते। बात समझ में आई? नॉन वर्किंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर्स Yes, होते हैं ना sir. हमारे पास में, वो कहते हैं कि ये हमारे पास में हमें सैलरी मिलनी चाहिए। अरे तूने काम तो किया नहीं, सैलरी काहे की दे तेरे को? तो रेमुनरेशन या सैलरी वगैरह तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो सैलरी मिलेगा किस पर्सन को? रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर मिलेगा अगर वो नॉन ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप डीड ने भी उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होगा, और इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप डीड चल रहा है, और प्रायर पीरियड के लिए एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, करंट पीरियड के लिए ही होना चाहिए, और एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए ये वाली लिमिट। मतलब कहने का, शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, ये तो कहीं क्वेश्चन के अंदर नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा बना करके आपसे सॉल्व कराने के लिए तो बनाया गया है, सेक्शन 40B की कंप्यूटेशन कराने के लिए तो बनाया गया है। वो इन चीजों को थोड़ी ना बीच में डाल देंगे, फिर तो 1 सेकंड में क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। सो जो 5 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने बनाया, मेहनत करके क्वेश्चन बनाया कि आपसे कंप्यूटेशन करवाएंगे सेक्शन 40B की, और वहां पे लिखा हुआ है जी कि पार्टनर जो था ना वो नॉन वर्किंग था, फिर तो काम ही खत्म हो गया, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास में अब हमें सीखना है कि सेक्शन 40B क्या कहता है, कि कैसे हम अपने पास में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कहता देखो जी, हम ये मान लेते हैं कि आपके बुक प्रॉफिट है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो आपके बुक प्रॉफिट है 10 लाख रुपए। सर ये बुक प्रॉफिट क्या होता है? हमने तो आज तक सुना ही नहीं, कोई बता सकता है मेरे को बुक प्रॉफिट क्या होता है? बताना। वो सर हमारे P&L अकाउंट में दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। बुक प्रॉफिट का असल मतलब समझ लो, अभी तक आपने मेरे साथ में जितना भी PGBP पढ़ा है ना, उसमें जो रूल्स बोलते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो आपने ऐड लेस कर दिया, याद है शुरुआत वाली क्लास में, पहली वाली क्लास में मैंने क्या सिखाया था कि क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, और उसी के ऊपर हम रूल पढ़ रहे हैं। तो जो ऐड लेस करना है सब कुछ एडजस्ट करके, परमिसिबल एक्सपेंसेस, नॉन परमिसिबल एक्सपेंसेस, परमिसिबल इनकम, नॉन परमिसिबल इनकम, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम बुक प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है जी, मेरी बात ध्यान रहेगी, हम नेट प्रॉफिट्स को बुक प्रॉफिट नहीं कह रहे हैं, एडजस्टमेंट के बाद। यानी कि अच्छा, एक बात समझ में आई सर? क्या समझ में आई बच्चों? सर हमें यह समझ में आया कि पहले हम सारी की सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे, बाद में सबसे लास्ट में जाकर के 40B को उठाएंगे। हाँ बिल्कुल। और याद कर लो, पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर भी 12th क्लास में तुमने क्या किया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। हाँ सर बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। उसके बाद क्या कभी ऐसा किया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पहले बना लूं, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लूंगा? सर क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, एप्रोप्रिएशन तो बाद में ही होती है। रूल है, घर में पहले मेहमान आएगा, पहले मेहमान को खाना खिलाएंगे, बाद में खुद खाएंगे। हिंदुस्तानी है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाद में ही बनता है। ठीक इसी तरीके से बुक प्रॉफिट भी बाद में निकाले जाएंगे सर, बुक प्रॉफिट सबसे लास्ट में आते हैं एडजस्ट करने के बाद। ठीक है जी, तो सर हमारे को बुक प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया? आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो, जल्दी बोलो। यस आ सर। गया सर। Yes, sir. आ गया सर. अच्छा, अब मान लो मेरे 10 लाख के बुक प्रॉफिट है, मैंने इसको ना अलग अलग कर दिया। कैसे अलग अलग कर दिया? मैंने कहा सर आप ना 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट्स ले लो, और फिर रिमेनिंग अमाउंट ले लो। रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया सर? 7 लाख। तो मैंने कहा आप इस 3 लाख के ऊपर है ना, रूल्स क्या कहते हैं? कहते हैं 1,50,000 और 90% ऑफ
3 लाख, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर बोला मैंने। इनमें से जो ज्यादा होगा ना उतनी आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब बच्चे ना यहाँ पे मजाक समझने लग जाते हैं, कहते हैं सर कैसी बातें कर रहे हो, किसी बच्चे से भी कंप्यूटेशन करवा लो, 3 लाख का 90% 1.5 लाख से हमेशा ज्यादा आता है, यही बोलते हैं बच्चे। नहीं बेटा, हमेशा ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को 10 लाख रुपए का। आओ जरा अपने एग्जांपल को चेंज कर, अपने एग्जांपल को चेंज कर दूं। मान लो मेरे पास में अमाउंट दिए हुए हैं 1 लाख रुपए, मेरे बुक प्रॉफिट है 1 लाख, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, अप टू 3 लाख और रिमेनिंग क्या हो गया, नील, है ना। 3 लाख को इधर ले गया और रिमेनिंग नील। अब सोच करके देखो, अब मैं यही चीज लगाता हूं, क्या बोलता हूं मैं, 1.5 लाख, 1.5 लाख और 90% ऑफ 3 लाख तो नहीं हो सकता ना, अब 1 लाख होगा। अप टू वर्ड लिखा है ये, अप टू, और ये रिमेनिंग लिखा है। तो हम क्या कहते हैं सर, अप टू 3 लाख, यानी कि अगर 3 लाख के पार गया तो 3 लाख की बात होगी, 3 लाख के पार गया ही नहीं तो अप टू 3 लाख का मतलब क्या हो गया सर, हमारे पास बुक प्रॉफिट ही कितने के थे, 1 लाख के थे। अब 1 लाख का अमाउंट बताओ कितना होगा सर, 90,000, और ऊपर कितना है सर, 1.5 लाख। अब विच एवर इज हायर बताना, कौन सा है, 150। 1.5 लाख। ओ माई गॉड सर, ये क्या करवा रहे हो आप हमसे, सर आप ये क्या करवा रहे हो, जेब में पैसे थे 1 लाख रुपए और आप हमसे क्या नाम है, रेमुनरेशन दिलवा रहे हो 1.5 लाख रुपए। हाउ इज इट पॉसिबल सर, क्यों, आपने लॉसेस का नाम नहीं सुना क्या? अगर आपके जेब में 1 लाख रुपए हैं और 1.5 लाख रुपए आपको खर्च करने हैं तो क्या होगा, लॉसेस ही होंगे ना। तो प्रॉफिट है, तो हम क्या कहते हैं, हम दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं रेमुनरेशन, 3 लाख तक के अमाउंट के ऊपर, 3 लाख तक के अमाउंट के ऊपर, तक के अमाउंट के ऊपर, 3 बार बोला है मैंने, अभी भी दिमाग में आनी चाहिए बात। तो 3 लाख तक के अमाउंट के ऊपर, तो 3 लाख तक के अमाउंट का मतलब क्या है सर, 1 लाख अगर होगा तो 1 लाख ही लगेगा। हाँ, 3 लाख से आगे चला गया तो रिमेनिंग आ जाएगा और वहां पे 3 लाख आ जाएगा। ये मेरी बात जिस बच्चे को समझ में ना आई हो वापस पूछ सकता है, समझना बहुत जरूरी है, जल्दी बताओ। तो जो आपने अभी लास्ट में बताया एक बार फिर से रिपीट कर दो। हाँ मैं फिर से बता, आयुषी बच्ची है ना ये? यस सर। तेरी आवाज बहुत दिनों बाद, तेरी आवाज बहुत बहुत टाइम बाद आती है, पता नहीं क्यों। यहाँ तो तेरे को सब समझ में आ जाता है और तू पूछती ही नहीं है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तू पूछे। अच्छा देख मेरी बात सुन, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारे को रूल में पता है क्या लिखा हुआ है, देख पहले ना रूल पढ़ा देता हूँ। ये देख, बुक लॉस, और देखो बुक प्रॉफिट थे ना, बुक प्रॉफिट, ऊपर बुक प्रॉफिट लिखा हुआ है, नीचे बुक लॉस लिखा हुआ है। अभी इसका भी मतलब बता देता हूँ, बुक लॉस और अप टू 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। हम क्या कहते हैं, मैंने अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ा है, 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट अगर आपको हुए हैं तो आप 1.5 लाख या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट जो भी हायर हो ना, वो आप सैलरी की तरह से दे सकते हो अपने पार्टनर्स को। तो मैंने क्या बोला, मान लो मेरे बुक प्रॉफिट ही हुए हैं 1 लाख रुपए के, तो 1 लाख वाली फिगर किसके अंदर आ रही है, इधर की साइड चली गई ना, 3 लाख के अंदर यस आ सर। गई ना, 3 लाख यस के सर। अंदर आ गई। अच्छा 3 लाख के अंदर आ गई तो मैं कहता हूं कि भाई 1.5 लाख सॉरी 1.5 लाख और 90% ऑफ अमाउंट, 1.5 लाख और 90% ऑफ अमाउंट। अब अमाउंट कितना है सो सर, 1 लाख की। 1 लाख है,
तो अमाउंट कितना है जी? 1 लाख है। 1 लाख का 90% 90,000 और Yes. अमाउंट कितना फिक्स था? 1.5 लाख। तो हायर कौन सा दोनों में से? 1,50,000. इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जेब में तो है 1 लाख रुपए, लेकिन आप अपने सैलरी दे सकते हैं, आपके नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, लेकिन आप सैलरी दे सकते हैं 1.5 लाख रुपए। बट सर 1 लाख ही जाएगा ना रेम्यूनरेशन तो, हाँ जी, मतलब 1 लाख ही दे पाएंगे ना एज अ रेम्यूनरेशन. आगे चल पड़ेंगे ना, आगे चलेंगे तो पता लग जाएगा धीरे धीरे। अभी के लिए तो क्या दिखाई दे रहा है? अभी के लिए तो ये दिखाई दे रहा है कि Okay, लॉस हो जाएंगे। अभी के लिए तो ये दिखाई दे रहा है कि लॉस हो जाएंगे, ठीक है ना? यस सर. ठीक है। सर मेरा एक डाउट है हाँ बेटा बोल। सर, जो हमारे इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होगा तो वो डिसअलाउड नहीं होगा। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होगा, क्या लिखा है? कौन सा वाला पॉइंट पूछ रहा है बेटा? सर जो ए का सेकंड पॉइंट है कि नॉट ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, हाँ, सर अगर हम अपनी पार्टनरशिप डीड ऑल्टर कर दे तो? मतलब इस चीज, इन रूल्स को ना माने। सर यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हम अगर सैलरी, जैसे हमारा 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, पहले इसको पढ़, ऊपर क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग पेमेंट टू पार्टनर आर डिसअलाउड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला पॉइंट रेमुनरेशन के लिए किसको? नॉन वर्किंग पार्टनर को, या फिर रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। वो वर्किंग पार्टनर तो है, लेकिन वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी कि हम ये कह रहे हैं प्रॉफिट एंड, हमने डीड के अंदर तो लिखा हुआ था कुछ, और वो अमाउंट उसके हिसाब से नहीं किया गया, मतलब उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, ये लिखा है वहां पे। ओके सर। आप अपनी डीड को चाहे ऑल्टर कर लो, लेकिन गवर्नमेंट जो रूल दे रखे हैं इसको तो आप फॉलो करोगे ही ना सर। यस सर। आप कर लो कितना भी, आप लिख लो कि सर मैं अपनी सारी की सारी सैलरी, जो आपने सारे के सारे प्रॉफिट एज अ सैलरी दे सकता हूं। वो कहते हैं हाँ ठीक है, वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो वो जब ये कहते हैं हाँ ठीक है आप दे सकते हैं सैलरी, लेकिन उसके बाद में वो एक चीज के ऊपर आ जाते हैं ना। किस चीज के ऊपर आ जाते हैं? जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, क्या लिखी थी मैंने लिखा था अमाउंट एज पर P&L अकाउंट। मैंने लिखा था P&L अमाउंट में जो अकाउंट में जो अमाउंट आपने लिखा हुआ है, हम आपको भी इज्जत दे रहे हैं। और नंबर 2 अमाउंट एज पर 40B, यानी कि जो हम कह रहे हैं विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो अब अपने आप ही आप फंस जाओगे। अब सोच करके देखो, अगर सेक्शन 40B के अंदर, सेक्शन 40B के अंदर रेमुनरेशन का अमाउंट आ जाता है जी 60,000 और आपने दिए हुए हैं वहां पे 50,000, तो आप ही जीत गए ना। यस सर। लेकिन हाँ, अगर आपने 5,50,000 दे रखे हैं और वहां 60,000 आ रहा है, तो आपकी हार होगी। तो आप बना लो अपनी डीड के अंदर जो भी आपने बनाना है, लिख लो। आप तो अपनी डीड के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन चलेगी तो फिर हमारे साथ कंपैरिजन भी तो चलेगा ना गवर्नमेंट के सेक्शन 40B के साथ। यस सर। ये लिखा है वहां। अच्छा सर, चलते हैं आगे। तो हमने क्या किया? हमने ना यहाँ पे इस तरीके से कर लिया, और ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी, ये वाली। अब ये वाली बात पे वापस आते हैं। हमने कहा 10 लाख था, 10 लाख में से 3 लाख को तो इधर ले आओ, और 3 लाख के ऊपर आप कितना दे सकते हो रेमुनरेशन? 1.5 लाख या 90% ऑफ 3 लाख, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। सर अभी आपने वहां पे लोअर लिखा था, ये बहुत से बच्चों की परेशानी हो जाती है। बेटा मैंने लोअर लिखा था उस केस में जब फाइनल फिगर निकल करके आएगी, अभी तो फाइनल फिगर निकलनी बाकी है, ये 40B की कैलकुलेशन चल रही है। तो 40B क्या कहता है? कहता है 3 लाख तक के अमाउंट के लिए 1.5 लाख या 90% ऑफ अमाउंट। आप इसको ऐसे ही पढ़ना, 90% ऑफ अमाउंट, यानी कि 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो 90% ऑफ 3 लाख था, इस पोर्शन के अंदर है, इतना मैंने ले लिया, विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे 2,70,000 रुपए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 90% ऑफ 3 लाख जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगला क्या है? 7 लाख। 7 लाख के लिए क्या रूल है सर? 7 लाख के लिए 60% ऑफ 7 लाख। ये कितना है? ये कितना है? कितना हो गया भाई? ये 4,20,000 हो जाएगा। 4,20,000। यानी कि अगर मेरे 10 लाख रुपए के बुक प्रॉफिट्स हैं तो मैं कितनी रेमुनरेशन दे सकता हूं सर? 2,90,000 प्लस 4,20,000, कितना हो गया दोनों का टोटल बताना?
2 लाख 690 हाँ जी 6,90,000 6,90,000। अब सोच करके देखो तुम सारे, अप्रॉक्स 7 लाख हो गया, अप्रॉक्स 7 लाख हो गया, यानी कि 10 लाख के तुम्हारे नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट यानी कि बुक प्रॉफिट, 1 मिनट के लिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 10 लाख रुपए के तुम्हारे बुक प्रॉफिट्स हैं। और सरकार कह रही है 10 लाख में से भी 7 लाख तुम ले जाओ, 6,90,000 तुम ले जाओ, मैं 7 लाख बोल रहा हूं, 7 लाख तुम ले जाओ और 3 लाख के ऊपर टैक्स पे कर दो। मतलब तुम इतने निकम्मे लोग हो कि 3 लाख के ऊपर भी टैक्स पे करना नहीं चाहते, जबकि सरकार चाहती तो पूरे 10 लाख के ऊपर आपसे टैक्स पे करवा सकती थी। सेक्शन 40B को यहां से निकाल करके, जैसे उसने निकाला हुआ है कहां पे, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में। लेकिन उसने नहीं निकाला सेक्शन 40B को, इसलिए नहीं निकाला क्योंकि सर वो भी जानती है कि पार्टनर्स आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं करते, बावजूद उसके वो रिस्क बियर कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर इतने लोग डेयरिंग नहीं होते कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला सकें, तो उनको पार्टनरशिप फर्म को भी प्रेफरेंस देना जरूरी है। और पार्टनरशिप फर्म को प्रेफरेंस देने के लिए वो क्या कह रही है कि अगर 10 लाख के प्रॉफिट हो रहे हैं तुम्हारे को, 7 लाख तुम ले जाओ अपने घर में, 7 लाख पे टैक्स मांगेंगे ही नहीं, यानी कि 6,90,000 पे टैक्स मांगेंगे ही नहीं, सिर्फ 3,10,000 रुपए के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स दे दो, और वो भी तुमसे दिया नहीं जा रहा। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? बोलो। यस सर। Yes, यस sir. सर। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। अब ये दोनों रूल समझ में आ गए हमारे को। पहला रूल क्या था, चलो रिवाइज करते हैं। पहला रूल क्या था सर? पहला रूल क्या था, जो बी लिखा है ना वो पहला है, वो जो बी लिखा है वो पहला है। हाँ समझ लो इस चीज को। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं सर हमें पहला रूल तो ये याद हो गया कि सर हमारे को है ना क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अलाउड है, लेकिन 12% से ज्यादा नहीं, नंबर 1। यानी कि 12% से ज्यादा होगा तो वो एड बैक हो जाएगा हमारे नेट प्रॉफिट्स के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 क्या कहता है? नंबर 2 ये कहता है कि सर अगर आपने कुछ बुक प्रॉफिट कमाए हैं, लॉसेस की बात अभी थोड़ी देर में करते हैं, अगर आपने कुछ बुक प्रॉफिट कमाए हैं और वो बुक प्रॉफिट आपके 3 लाख से ज्यादा हैं, तो आप इसकी बाइफरकेशन करेंगे दो हिसाब से, 3 लाख और 3 लाख से ऊपर। 3 लाख के लिए रूल्स क्या कहते हैं कि अगर आपका बुक प्रॉफिट 3 लाख तक है तो वो 3 लाख के बुक प्रॉफिट के रूल क्या कहते हैं, 30% क्या नाम है, 90% ऑफ सेड अमाउंट, यानी कि 90% ऑफ 3 लाख और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। 3 लाख अलग हो गए, 3 लाख से अलग सोचो आप। 3 लाख से अलग क्या सोचें सर? 10 लाख के प्रॉफिट थे तो हमने क्या माना, 10 लाख के बुक प्रॉफिट थे तो 3 लाख को एक कर दिया, 7 लाख को अलग कर दिया। 7 लाख के लिए क्या रूल है? 60%। 7 लाख का 60% हो गया 4,20,000। 4,20,000 प्लस 2,90,000 को ऐड करेंगे, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे अमाउंट आ गए हैं रेमुनरेशन देने वाले, किसके अकॉर्डिंगली? सेक्शन 40B के अकॉर्डिंगली। और अभी भी ये फुल एंड फाइनल नहीं है, अभी भी ये फुल एंड फाइनल नहीं है। अब चेक किया जाएगा, हाँ जी सर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने लिखे हुए थे, अगर आपने कम लिखे हुए हैं तो आपकी मान ली जाएगी, यानी कि आपको जिता दिया जाएगा। और अगर आपने ज्यादा लिखे हुए थे तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, कहां तक? 6,90,000 रुपए तक। ठीक है जी, चलो। यस सर। अच्छा, मैंने ना अभी बीच में बुक लॉसेस की बात बोली थी। मेरे को बुक लॉसेस हैं सर, मैंने क्या बोला था, अप टू 3 लाख ना, मेरे को बुक लॉसेस हैं 1 लाख रुपए के, नेगेटिव 1 लाख, यानी कि बुक लॉसेस हैं, बुक प्रॉफिट्स की जगह बुक लॉसेस हैं। अब क्या कहती है रूल? अब रूल ये कहती है 1,50,000 और 90% ऑफ 3 लाख इफ एनी, अगर हो तो, अगर इफ हैव लिखना चाहिए, अगर 3 लाख है तो सर ये वाला तो उड़ ही गया ना यहाँ से, बोलो उड़ा के नहीं उड़ा? Yes, sir. तो Yes, जीत क्या sir. गया? जीत क्या गया? 1.5 लाख। हो सर, आयुषी सोच रही है, क्या सोच रही है? कहता है सर हमारी जेब में 1.5 लाख 1 लाख रुपए के लॉसेस थे,
और आप फिर भी रेमुनरेशन देने की बातें कर रहे हो 1 लाख, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नेगेटिव 1.5 लाख और हो जाएगा। यानी कि जो लॉस था 1 लाख का, वो लॉस कितने का बदल गया? 2.5 लाख रुपए का। आयुषी मेरी बात समझ में आई? यस सर। ये है, यानी कि कंगाली में भी हम रईस होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना जी, देखो यहाँ पे 10 लाख ही दिया हुआ है। फर्म हैज पेड 7,50,000 रेमुनरेशन टू पार्टनर 750, और उसके बुक प्रॉफिट कितने थे? 10 लाख। देखो अभी हमारे को फायदा मिल गया, हमने एक आंख बंद करके सही तीर लगा दिया। देखो हमारे बुक प्रॉफिट हमने निकाले थे ना 6,90,000 10 लाख के ऊपर। यस सर। 40B क्या कहता है? 40B कहता है 10 लाख के ऊपर 6,90,000। और अमाउंट इन P&L क्या कहता है? अमाउंट इन P&L कहता है 7,50,000। बोलो सर विच एवर इज लेस, कौन जीत गया? सर 6,90,000, 40B जीत गया। ठीक है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो फिर अब करेंगे क्या जब 40B जीत गया? तो जो एक्स्ट्रा बाकी का अमाउंट है ऐड वो बैक कर टैक्सेबल हो देंगे। जाएगा। हाँ, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, कितना डिफरेंस है इनका? 60,000 रुपए का डिफरेंस है। 60,000 रुपए डिसअलाउड हो जाएंगे, और डिसअलाउड होने का मतलब क्या है जी? नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड बैक हो जाएगा, उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब सुनो आगे की बात। अभी तो हमने पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पढ़ा, अब रेमुनरेशन टू एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मैंने बताया था ना कि पार्टनरशिप डीड से जो बाहर हो जाते हैं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन से जो बाहर हो जाते हैं, उनको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। तो अगर रेमुनरेशन दी जा रही है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के मेंबर्स को, तो ये अलाउड नहीं है, बस बात खत्म। नॉट डिडक्टेबल। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते, ये कहानी लिखने की अब जरूरत नहीं। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा लग रहा है? अंदर से अच्छा महसूस हुआ? सर ने कुछ काटा है ना? यस सर। कुछ तो कम हुआ। अच्छा देखो, पेमेंट टू रिलेटिव, ये मजेदार है, ये काफी मजेदार है, लेकिन इसका मजा लेने से पहले थोड़ा सा पानी पीऊंगा। हाँ जी, पेमेंट मेड टू रिलेटिव। अब एक बात समझते हैं ध्यान से, ये पेमेंट मेड टू रिलेटिव क्या बोलेगा, उस चीज को जिस्ट में समझते हैं। मैं एक पर्सन था, मैं ना अपने एक भाई को बोलता हूँ, मेरा चाचे का लड़का, ठीक है, मैंने अपने चाचा के लड़के को बोला, मैंने कहा यार एक बात बता, तू जो है सप्लायर है उसी रॉ मटेरियल का जिसको कि मैं मैन्युफैक्चर करके बेचता हूँ। वो कहता हाँ भैया। लेट्स से वो जो मेरा भाई है ना, वो क्या नाम है, प्लास्टिक का सप्लायर है और मैं टॉयज बना करके बेचता हूँ। मैंने कहा क्यों ना मैं तेरे से प्लास्टिक खरीद लिया करूं टॉयज बनाने के लिए। कहता हाँ भैया खरीद लिया करो, अच्छी बात है, उसको तो एक कस्टमर मिल रहा था। अब क्या हुआ, उसको कस्टमर मिल गया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया एक काम करते हैं, ये रॉ मटेरियल कितने का है? वो बोला भैया 10 लाख रुपए का है। मैंने कहा ये जो मैंने आपसे लिया ये कितने का है? बोला 10 लाख रुपए का है ये। मैंने कहा एक काम करो, मैं आपको ना इसके 15 लाख दूंगा। वो मेरी शक्ल देख रहा है, कहता है ये भैया मेरे से मजाक कर रहे हैं शायद। मैंने कहा नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में तेरे को 15 लाख दूंगा, एक्स्ट्रा अमाउंट दूंगा। कहता अच्छा। मैंने कहा लेकिन स्कीम को पूरा सुन ले, तू एक काम करना, तेरे को तो तेरे माल के 10 लाख चाहिए ना? मैंने कहता हाँ।
मैंने कहा ये तू 50,000, मैं तेरे को 15 लाख रुपए का बिल बना करके दूंगा, ऑन बिल मैं तेरे को क्या लिखूंगा, 15 लाख रुपए। ठीक है जी, तू भी साइन कर देना, मैं भी साइन कर दूंगा, ये साइन किया हुआ मैं अपने पास रखूंगा। ठीक है, कि मैंने तेरे से ये सामान 15 लाख रुपए में खरीदा, लेकिन तेरे को तो तेरे 10 लाख रुपए ही चाहिए ना, दाम कितना है, 10 लाख है और 15 लिखा जा रहा है। तू एक काम करना, इस 15 में से, यानी कि बच गए कितने, 5 बच गए ना, तो 5 में से ना 50,000 तू रख लेना और 4.5 लाख मेरे वापस कर देना। वो मेरी शक्ल देखता है, कहता है यार ये तो बंदा सही खेल गया, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आता, कहता है पता नहीं क्या कर रहा है। अपने को तो 50,000 रुपए मिले ना, वो था अंगूठा छाप, वो था अंगूठा छाप दुकानदार, और हम थे चार्टर्ड अकाउंटेंट मैन्युफैक्चरर। तो हमने क्या बोला, हमने बोला आप ऐसे कर लेना, उसको कुछ समझ नहीं आया। कहता ठीक है भैया जैसा आप कह रहे हो, उसको तो दिखाई दे रहा है कि उसको 10 लाख के बदले में 10,50,000 में मिल रहे हैं। मेरा क्या फायदा हो रहा है, मेरा फायदा ये हो रहा है, मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखा रहा हूं कितने, 15 लाख। आया मजा? एक तो 4.5 लाख रुपए मेरे वापस आ गए, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 15 लाख रुपए लिख दिए। हायर द एक्सपेंडिचर रिजल्ट टू लोअर द टैक्स लाइबिलिटी। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. यस सर। है ना? हाँ सर। मैंने यहाँ P&L अकाउंट के अंदर कोई देखने आएगा, पूछने आएगा, मैंने कहा ये देख लो, मैंने तो बिल भी लगा रखा है इसका, और मेरे जो इसका सप्लायर है उस सप्लायर के साइन भी है और मेरे भी साइन है, देख लो आप, 15 लाख रुपए का बिल है। अच्छा, उससे क्रॉस वेरीफाई किया कि 15 लाख रुपए में बेचा, तो कहता हाँ जी हाँ, क्योंकि भाई है मेरा, मेरे लिए झूठ बोल देगा। तो ये सब कुछ चल रहा था, ये गबन चल रहे थे। डिपार्टमेंट को पता लग गया, डिपार्टमेंट कहता अच्छा अभी बताते हैं तेरे को पकड़ करके, अभी तेरे को बताते हैं। डिपार्टमेंट को ये सारी चीजें ना पता लग गई, और मेरे देखा देखी ना दुकानदार, मेरे भाई जितने भी थे ना, ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर, सब चोर बन गए सारे ने, सबने अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से सेटिंग करना शुरू कर दिया था। तो डिपार्टमेंट कहता है, डिपार्टमेंट ने बनाया रूल, मतलब सबसे पहले ना बेटा हमारे को ये समझना चाहिए कि ये चीज एग्जिस्टेंस में आई क्यों, क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके पीछे थे। तो हम ये कहते हैं, हमने एक छोटा सा रूल है, रूल तो मैं ऐसे भी बता सकता था। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है, सर देखो, सुनो और समझो, आप अपने रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हैं, रिलेटिव को भी डिफाइन करूंगा अभी, आप अपने रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने रिलेटिव से माल खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबूजी, अगर आपकी पेमेंट एक्सेसिव निकली ना फेयर मार्केट वैल्यू से, तो हम उसको डिसअलाउड कर देंगे, जितना पार्ट एक्सेसिव होगा। ये बात समझ में आ गई? बोलो Yes. जी बोलो। Yes, sir. यस सर। एक्सेसिव होगा ना, जितना माल, जितना अमाउंट एक्सेसिव होगा ना, उसको हम डिसअलाउड कर देंगे, यानी कि वो आप उसके ऊपर टैक्स पे करोगे, आपके नेट प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है जी, यानी कि रीजनेबल होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि रिलेटिव का मतलब क्या है। तो उन्होंने मेरे को बताना शुरू कर दिया। क्या बताना शुरू कर दिया? कहता है अगर आप इंडिविजुअल हो तो रिलेटिव का मतलब आपके रिश्तेदार, और ऐसा एक पर्सन, उसके अलावा भी ऐसा एक पर्सन जो आपके बिजनेस के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, वो भी आपका रिलेटिव ही है। ये सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कि मतलब वो मेरे बिजनेस के अंदर 20% का वोटिंग पावर रखता है। अच्छा, ये भी है, और एक और बात भी है। मान लो मैं किसी पर्सन के बिजनेस के अंदर, मतलब मैं उस रॉ मटेरियल सप्लायर के बिजनेस के अंदर अगर 20% का वोटिंग पावर रखता हूं, तो भी मैं उसका रिलेटिव माना जाऊंगा और वो मेरा रिलेटिव माना जाएगा। ठीक है जी? तो इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव का मतलब रिलेटिव है, और जो कि क्या नाम है, जो पर्सन मेरे बिजनेस के अंदर, या फिर मैं जिसके बिजनेस के अंदर 20% का वोटिंग पावर रख रहा हूं, वो भी रिलेटिव है। कंपनी के केस में डायरेक्टर या डायरेक्टर का कोई रिलेटिव। अब ना मैं ये बताने लग जाऊंगा ना सारा का सारा, तो नींद आ जाएगी तुम लोगों को। ठीक है, एक काम करो, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, इसको फटाफट से पढ़ डालो जल्दी से। हाँ जी बच्चों, बताओ, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो। पढ़ लिया आप लोगों ने? Yes, sir. सर ये कंपनी में जो 4th पॉइंट है, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, ये जो प्रोफेशन वाला लिखा हुआ है, पार्टनर या मेंबर ऑफ एनी अदर कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन in which
द फर्स्ट मेंशन कंपनी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि सोच करके देखो, मैं एक रिलेटिव हूं या तो डायरेक्टर का, या फिर पार्टनर का रिलेटिव हूं, या फिर मेंबर का रिलेटिव हूं, या फिर उस कंपनी का रिलेटिव हूं, उस कंपनी का रिलेटिव हूं जो कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर 20% की वोटिंग पावर रखती है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है 20% की वोटिंग पावर, इक्विटी होल्डिंग भी कह सकते हैं हम इसे। ओके सर। इसको आप लिख लो, 20% वोटिंग पावर। ठीक है जी, चले आगे। यस सर। ठीक है, अच्छा ये देखना जी, इसको पढ़ना। ये क्या कहता है सेक्शन, पेमेंट इन कैश अदर देन अकाउंट पे चेक। ध्यान से सुन लो मेरी बात को। कहते हैं जी, अगर एसएससी ने इनकर्ड किए हैं कोई भी एक्सपेंडिचर, पहले तो इसके ऊपर ध्यान देना। सर इसमें ध्यान देने वाला क्या है? एनी एक्सपेंडिचर। जरा कोई मेरे को बताएगा एनी एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? यहाँ पे हिंदी अनुवाद नहीं पूछ रहा हूं, तो मुझे बताएगा एनी एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? बोलो बोलो ना। सर इंटरेस्ट, रेंट वगैरह। इंटरेस्ट, रेंट वगैरह। जब ये क्लास स्टार्ट की थी ना, अब जब इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो देख लेना, मैंने क्लास स्टार्ट करते ही इस बात का जिक्र किया था। अब सुन लो मेरे मुंह से कि मैंने क्या जिक्र किया था। एक्सपेंडिचर का मतलब है वो सारा सामान जो 30 से 36 तक के सेक्शन में लिखा हुआ है। समझ में आई? यस सर। यस सर। बोला था ना, बोला था क्लास से पहले कि नहीं बोला था? यस सर, Yes, बोला sir. था। बोला था। बोला था सर आपने। तो इसको है ना अपनी बुक के अंदर लिखो, एनी एक्सपेंडिचर का मतलब सेक्शन 32, 37, 30 से 37 तक लिख लो उसको वहां। अच्छा अब एक बात बताना मेरे को, एनी एक्सपेंडिचर का मतलब हमें समझ में आ गया, सेक्शन 30 से लेके 36 तक। क्या सेक्शन 36 मुंह से निकल जाता है 37 तक, सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक। क्या तुमने मेरे मुंह से सेक्शन 30 से 37 तक कहीं भी डोनेशन का नाम सुना कि डोनेशन एक एक्सपेंडिचर है? बोलो बोलो। हमें याद ही कोई नहीं सर। सुना नहीं भी होगा तो भी पता नहीं, सुना भी होगा तो सुना सुना सा लग रहा है। बोलो, सुना मेरे मुंह से डोनेशन 30 से लेके 37 तक? बोलो ना। नो सर। नो सर। अच्छा कोई यस सर भी कहता ना तो भी मैं मान लेता कि हाँ सुना। कैसे सुना मैं बताता हूं। सेक्शन 35 के अंदर आउट हाउस हमने पढ़ा था। यस सर। आउट हाउस एक्सपेंडिचर को डोनेशन बोलते हैं, और वो सेक्शन 35 के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे डोनेशन वो मतलब नहीं है जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाए। तो बाबू कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, कि एनी एक्सपेंडिचर नंबर 1 इस लाइन के अंदर जो छुपी हुई चीज है वो क्या है? एनी एक्सपेंडिचर का मतलब है वो सारी चीजें जो हमने सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक पढ़ी थी, सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक पढ़ी थी, उनको हमने एक्सपेंडिचर का नाम दिया है। नंबर 2, डोनेशन को एक्सपेंडिचर नहीं कहते। बात समझ में आई? डोनेशन को एक्सपेंडिचर नहीं कहते। यस सर। अच्छा जी। अच्छा अंदर से एक और मेरा एक और खेलने का मन कर रहा है, क्योंकि ना ये चीजें ना सारी की सारी ना आ चुकी हैं पेपर के अंदर, तो ना मेरे को याद आ जाती हैं चीजें। एक बात बताओ, रीपेमेंट ऑफ लोन
क्या एक्सपेंडिचर है नो सर। है कि नहीं है? अपनी अंतरात्मा से पूछो, एक्सपेंडिचर है या नहीं है? सिर्फ इंटरेस्ट रिपेमेंट है, सिर्फ इंटरेस्ट रिपेमेंट। मैंने इंटरेस्ट का नाम नहीं लिया, मैंने बोला इंटरेस्ट, ओ सॉरी, रीपेमेंट ऑफ लोन। मैंने नहीं इंटरेस्ट है का सर। नाम नहीं लिया। नहीं है नो सर। सर। नो नहीं, सर। क्योंकि सिंपल सी बात है ना सर, सिंपल सी, अपनी मन से पूछो। मेरे को सिद्धांत ने 1 लाख रुपया दिया, मैंने सिद्धांत को 1 लाख रुपया तोड़ तोड़ करके वापस किया। ना आते समय वो मेरी इनकम थी, ना जाते समय वो मेरा एक्सपेंस है। लोन तो लोन है, आया है और जाएगा। हाँ, अगर सिद्धांत ने मुझसे उस 1 लाख रुपए के ऊपर 20,000 रुपए कमा लिए, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको कि इंटरेस्ट कह रहा था अभी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इंटरेस्ट ओ रीपेमेंट ऑफ लोन को मैं यहां पे ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता सर, नहीं ले सकता। रीपेमेंट ऑफ लोन जो है ना, वो एक्सपेंडिचर नहीं है। बच्चे है ना, भावनाओं में बह जाते हैं एग्जाम के अंदर, भर भर के, कूट कूट के भावनाएं, क्योंकि घर में सुना हुआ है ना, अरे यार इस महीने ना ईएमआई पे करनी है और वो मेरा एक एक्सपेंडिचर है। नहीं भाई, ईएमआई आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, इंटरेस्ट आपका, इंटरेस्ट ऑन ईएमआई वो आपका एक्सपेंडिचर है। तो हम क्या बोलते हैं सर, ध्यान रख लेना, यहाँ पे एक ही वर्ड ने हमारे को बहुत कुछ सिखा दिया, जो कि पास्ट ईयर के अंदर हमसे पूछा जा चुका है। हमें दो चीजों का ज्ञान हो गया सर, एक तो डोनेशन को हम एक्सपेंडिचर नहीं कहते, और दूसरा रीपेमेंट ऑफ लोन को भी हम एक्सपेंडिचर नहीं कहते। ये मेरी बात किसी बच्चे को समझ में ना आई हो तो पूछ सकता है। आगे सर समझ में। ठीक है जी। अच्छा जी, अब पढ़ लेते हैं, अब अपना सेक्शन पढ़ लेते हैं। सेक्शन में क्या लिखा है? सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सेक्शन के अंदर लिखा हुआ इतनी सी बात, क्या कि सर अगर कोई एक्सपेंडिचर है और वो 1 दिन के अंदर किया गया है, तो उसकी लिमिट 10,000 तक ही रहनी चाहिए, 10,000 तक ही रहनी चाहिए। अगर 10,000 से ऊपर जाएगी ना, तो आपको वो एक्सपेंडिचर किसी और मोड में नहीं करना, अकाउंट पे चेक से करना। बस रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है, 1 दिन में आप जितनी मर्जी पेमेंट करो। मैंने आयुषी को बुलाया, मैंने कहा आयुषी मेरे ऑफिस से पेमेंट ले लेना। आयुषी आई, आयुषी ने सुबह 9 बजे मुझसे पेमेंट ली। कितने रुपए? 2,000 रुपए। मैंने कहा आयुषी 12 बजे एक बार फिर चक्कर लगा लेना, मैं तुम्हारे को 3,000 रुपए और दे दूंगा। 3,000 और दे दिए 12 बजे। दोपहर को 3 बजे फिर दे दिए। ड्रामे कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं ड्रामे? मैंने कहा यार 10,000 से ऊपर देने हैं, कैश में ही देने हैं। दिन खत्म होते होते मैंने आयुषी को कैश में 12,000 रुपए दे दिए, और मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लिया। इसको रूल कहते हैं, नहीं लिख सकते। आप एग्रीगेट करोगे, उसका एग्रीगेट करोगे, टोटल को देखोगे, 1 दिन के अंदर कितना खर्चा हुआ? 12,000 रुपए। किस तरीके से हुआ? कैश में हुआ। क्या बोलता है हमारा रूल? हमारा रूल बोलता है नहीं सर, अब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते, आपको कैश में नहीं देना चाहिए था, आपको देना चाहिए था किससे? अकाउंट पे चेक से। मेरी ये बात समझ में आई है आप लोगों को? यस सर। यस सर। इस 10,000 रुपए की लिमिट बढ़ जाएगी, 35,000 हो जाएगी, अगर आपने जो पेमेंट की है ना टू प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज को की है। ठीक है जी, बात समझ में आई? ट्रांसपोर्टर था मेरे पास में, उसको मैंने पेमेंट करी, तो लिमिट कितनी है? 10,000 सिंगल डे के अंदर, सिंगल डे के अंदर। अब जरा दोबारा से सुन लो मेरे सेक्शन को, मेरी ही जबानी। मैंने ये बोला, अब एक एग्जांपल आयुषी वाला समझ में आ गया सबको सर। अब सोचो, मैंने ना आयुषी को बोला, मैंने कहा आयुषी 2 तारीख को मुझसे 2,000 ले जाना। कह रही है ठीक है सर। 5 तारीख को मुझसे 5,000 रुपए ले जाना। 10 तारीख को मुझसे 7,000 रुपए ले जाना। अब बोलो क्या ये एक्सपेंडिचर्स को, और मैंने कैश में पे किया है, क्या इन एक्सपेंडिचर्स को मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकता हूं? लिख सकते हैं सर। हाँ सर, लिख सकते हैं। Yes, आप sir. हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? आपने अभी खुद ही तो बोला था, एक सिंगल डे के अंदर आप 10,000 से ऊपर अगर एक्सीड करेंगे तो आपको अकाउंट पे ही चेक की जरूरत पड़ेगी।
अगर आप अलग अलग डेट्स में सेम पर्सन को, यहाँ पे बच्चे पता क्या सोच लेते हैं, अच्छा आयुषी ही है या मेन दुश्मन, आयुषी को पेमेंट नहीं करनी सिंगल डे में भी और बाद के अलग अलग डेज में भी। अरे नहीं भैया, यहाँ पे हमने पेमेंट एक सिंगल डे की देखनी है कि किसी भी पर्सन को, किसी एक पर्सन को सिंगल डे के अंदर 10,000 से ऊपर की पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हमें अकाउंट पे ही चेक से करना है, बस बात खत्म। ठीक है जी, अकाउंट पे ही चेक से करना है। और अगर हम 10,000 से नीचे कर रहे हैं अलग अलग डेट्स के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैश में कर लो। महीने का एग्रीगेट नहीं बनाना, एक दिन का एग्रीगेट बनाना है, ये बात समझनी है आपको। और अगर मैंने ट्रांसपोर्टर्स को कर दिए जी, तो ये लिमिट 10,000 से कितनी बढ़ जाएगी जी, 35,000 रुपए बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। क्या कारण है सर, क्या क्यों लिख दिया ये सेक्शन क्यों लिख दिया, काम काम है, सरकार क्यों हमारे सिर में दर्द दे रही है? इसलिए सिर दर्द दे रही है सर कि आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करो, आप बैंक से पेमेंट करो, बैंक से जितनी भी पेमेंट होती है ना उसका सरकार के पास में ब्यौरा होता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास में सारा ब्यौरा होगा। ठीक है, ये चीज है। अब वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना इस चीज को जो मैंने आयुषी वाला अभी दिया। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। देखो ये रीपेमेंट ऑफ लोन वाली बात मैंने तुम्हें पहले ही बोल दी थी, और ये हमने सेक्शन पढ़ लिया। ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती क्योंकि वो हमारा एक्सपेंडिचर है ना। रीपेमेंट ऑफ लोन हमारा एक्सपेंडिचर है ही नहीं, तो उसके ऊपर सेक्शन 40A3 अप्लाई ही नहीं होता। ओके, अब आ जाओ जरा फटाफट से एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, मजेदार सा, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। पता है ये वाला सेक्शन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। पहला पढ़ लेते हैं। जनरली एक्स जो था ना, मिस्टर एक्स जो थे, वो सैलरी पे करते थे अकाउंट पे ही चेक से, और सैलरी दिसंबर की उन्होंने पे की ए, बी और सी को बेयरर चेक से। बेयरर चेक से बोलो कितनी? 6,000 ए को, 10,000 बी को और सी को 12,500। बोलो जी आपका क्या डिसीजन है? आंसर देखना मत भगवान। सर सी की डिसअलाउड हो जाएगी क्योंकि 10,000 से ज्यादा है। डिसअलाउड हो जाएगी क्योंकि सी की पेमेंट जो है 10,000 से ऊपर जा रही है ना सर। हाँ यस। ठीक है, अच्छा दूसरा देख लो। एक्स लिमिटेड ने परचेज किया गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई लिमिटेड, कब? 6/5/2008 को 76,000 के लिए, और उसने पेमेंट इस तरीके से की 5,000 कैश में, 30,000 रुपए बियरर चेक से और रिमेनिंग नेट बैंकिंग से। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। सर 30,000 डिसअलाउड हो जाएगी। 30,000 डिसअलाउड हो जाएगी। ये 30,000 वाली डिसअलाउड हो जाएगी, बाकी नेट बैंकिंग वाली भी अलाउड है क्योंकि बैंक से हो रहा है ना सर, नाम से जा रहा है। नेट बैंकिंग में नाम से जाता है जी पैसा, फलाने बंदे के पास गया। 5,000 रुपए कैश में, 10,000 रुपए तक दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। कहता है जेड लिमिटेड जो है उसने परचेज की है गुड्स ऑन क्रेडिट ए लिमिटेड से, कब? 10/5/2018 को 6,000 रुपए के लिए, और फिर 3/5/2018 को 5,000 रुपए के लिए, और टोटल अमाउंट उसने पे कर दिया कैश के अंदर, कब? 1/7/2017 को। बोलो जी आपका डिसीजन क्या कहता है? सर पूरा डिसअलाउड हो पूरा जाएगा। अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। अच्छा जरा एक बार तो डिसअलाउड नहीं होगा ना? अरे नहीं यहाँ तो डिसअलाउड होता है, यहाँ पे डिसअलाउड नहीं होता। दो ही आंसर होते हैं सर। अच्छा चल ये बता दे डिसअलाउड क्यों नहीं होगा? सर अलग अलग दिन का है ना वो बिल उसका। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो नीचे देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट के अंदर। दो ऑल्दो द अमाउंट ऑफ पेमेंट एक्सीड ₹10,000 नथिंग शैल बी डिसअलाउड। क्यों? क्योंकि सर जो बिल थे ना वो अलग अलग थे, चाहे वो 10,000 से ऊपर हो। सेम डे में पेमेंट करिए वो बात दूसरी है, लेकिन बिल तो अलग अलग थे ना उनके, अलग अलग डेट्स के थे। अच्छा फिर क्या बोलता है? कहता है ए लिमिटेड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर यानी कि ये पिछले वाले सेक्शन में ले गया हमारे को, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से। ठीक है, 50,000 रुपए जिसकी मार्केट, और जिसकी मार्केट वैल्यू थी 42,000 रुपए। बोलो जी बोलो बोलो क्या बोलते हो?
दोनों सेक्शन पढ़ लिया आप लोगों ने, गलत ही बोलो यार, बोलो। चलो मैं बोलता हूं, सबसे पहले तो 42 और 50,000 का जो डिफरेंस है, यानी कि 8,000 रुपए, वो तो डिसअलाउड हो जाएगा। कौन से वाले सेक्शन के अंदर? वो जो रिलेटिव पेमेंट मेड टू रिलेटिव इन एक्सेस, 8,000 रुपए तो वहां टैक्सेबल हो जाएंगे। अच्छा जी, 42,000 रुपए कहां टैक्सेबल हो जाएंगे? 42,000 रुपए हमारे सेक्शन के अंदर, सेक्शन 40A(3) के अंदर अलाउड, क्या नाम है, डिसअलाउड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने कैश में पे किया है। ये देखो कैश लिखा हुआ, कैश में पे किया है। कितना? 50,000। लेकिन 50,000 ध्यान से सुन लेना, 50,000 की दो बाइफरकेशन बनानी है अपने को। 50,000 की, सीए का एग्जाम देने जा रहे हो, मजाक नहीं है। 50,000 की दो बाइफरकेशन बनानी है। 8,000 रुपए तो टैक्सेबल होगा 40A(2) के अंदर, और 42,000 डिसअलाउड होगा 40A(3) के अंदर। ठीक है जी, समझ में आई मेरी बात? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, सो तो नहीं रहे हो ना, जागते रहो। 5th, A Limited purchase raw material on credit from B Limited in which A Limited hold 20% equity, यानी कि 20% की वोटिंग पावर की बात कर रहा है। ये इक्विटी के पास में वोटिंग पावर होती है ना, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया बीच में। A Limited ने परचेज किया रॉ मटेरियल, कहां से? B Limited से, जिसके की उसने 20% की वोटिंग पावर होल्ड कर रखी थी, यानी कि वो उसका रिलेटिव था। फिर से आ गया सेक्शन वही 40A(2), ठीक है। अमाउंट ऑफ बिल कितना था? 26,000, और मार्केट प्राइस कितना था? 9,000। बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। पेमेंट करिए कैश के अंदर, वैसे ही है बिल्कुल। कि सर देखो एक्सेसिव जितना है ना, 9 से आगे चले जाओ, कितना हो गया? 9 से 17,000। 17,000। 26 कितना होता है? 17,000 तो टैक्सेबल हो जाएगा एक्सेसिव पेमेंट मेड टू रिलेटिव के सेक्शन के अंदर। और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा क्या? मेरे को बताओ जल्दी से। नहीं Remaining सर, कितना नहीं होगा रहेगा? सर, No, sir. 10,000 से नीचे है। रिमेनिंग कितना बच गया? 9,000। 9,000। 9,000। और 9,000 जो है वो 10,000 से कम होता है, तो वो अलाउड होगा, वो डिसअलाउड नहीं होगा। यस सर। ठीक है जी, ये सबके आंसर ये नीचे लिखे हुए हैं, और आई होप आप लोगों ने बुक में से देख करके आंसर नहीं बताए हैं। अच्छा जी, अब जरा इस पे ध्यान देना। इस रूल की एक्सेप्शंस है कि आपका अमाउंट डिसअलाउड नहीं होगा अगर आपने सिंगल डे के अंदर कैश में पेमेंट करी है तो भी। हाँ, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है सर? किसको पेमेंट करते हैं हम? सर अगर हमने बैंक को पेमेंट की है, अरे कहां भाग रहे हो भैया, अगर हमने बैंक को पेमेंट की है, अगर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट की है, अगर हमने बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पेमेंट की है, अगर हमने बुक एडजस्टमेंट्स किए हैं, ठीक है जी, किसी के साथ में, या फिर हमने किसी फार्मर वगैरह को कोई पेमेंट की है, ठीक है जी, कल्टीवेटर ऑफ लैंड वगैरह जो होते हैं, जो भी ग्रोअर या प्रोड्यूसर होते हैं, फार्मर्स ही मान लो, ठीक है, उनको हमने पेमेंट की है, या फिर हमने पेमेंट की है किसको? प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन कॉटेज इंडस्ट्री विदाउट एड ऑफ पावर नहीं है, बेचारे हाथ से बनाते हैं चीजें, ठीक है जी, इनके पास मशीनरी नहीं है, गरीब लोग हैं, छोटी छोटी लघु और कुटीर उद्योग नाम सुना होगा ना तुमने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, विदाउट एड ऑफ पावर होती हैं, ठीक है, उनको अगर हमने पेमेंट की है तो, या फिर हमने पेमेंट की है जहां पे बैंक ही नहीं है, गांव देहात। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट बड़ा बढ़िया है, तुम दिल्ली के, मैं दिल्ली का, तुम रह रहे हो सीपी में, मैं रह रहा हूं पश्चिम बिहार में, तुम्हें ले गया नारखंडा में, नारखंडा की पहाड़ियों पे या फिर सतपुड़ा के जंगलों में तुम्हें ले गया और वहां पे दे दी 3 करोड़ की पेमेंट। मैंने कहा लो सर 3 करोड़ रुपए, फोटो खींच ली, सेल्फी ले ली अपनी भी और आपकी भी साथ में, ठीक है जी, और पैसे देते हुए 3 करोड़ रुपए पेमेंट किया है। कहां पेमेंट किया है सर? सतपुड़ा के जंगलों में, यहां आसपास कोई बैंक नहीं। रूल ये कहता है, बात सुनो, मजाक करने की जरूरत नहीं है, तुम कहां के बंदे हो? दिल्ली के, दोनों के दोनों, वहां पे बैंकिंग फैसिलिटी थी, तुम यहाँ पे आए हो पेमेंट करने के लिए, ये दिखाने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए कि यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं माना जाएगा।
तो वो डिसअलाउड हो जाएगा पूरा का पूरा 303 करोड़। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यस सर आगे। Yes, sir. यस सर। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा आगे चलते हैं भाई। देखो मैं लंबी लिस्ट को, रेगुलर लिस्ट को आराम से पढ़ के समझा रहा था, लेकिन अगर किसी पॉइंट के ऊपर रुका हूं तो समझो पास्ट में इससे रिलेटेड कोई पॉइंट होगा। अच्छा आगे चलते हैं जी। लिखा है एनी टर्मिनल बेनिफिट, जैसे कि हमने कोई रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी वगैरह दे दी जिसका की अमाउंट 50,000 रुपए से ऊपर था, तो ऐसा भी हम कैश में दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा अगर मान लो हमने किसी पेमेंट की है किसी भी इसको छोड़ो तुम 9th वाले को, 10th वाले को पढ़ो। 10th वाले के अंदर क्या लिखा हुआ है? हमने पेमेंट की है किसी ऐसे दिन जहां पे बैंक हॉलीडे, यहाँ पे स्ट्राइक या हॉलीडेज चल रहे थे बैंक के, बैंकिंग फैसिलिटी ही नहीं थी हमारे पास उस दिन, टेम्परेरी बेस पे, या फिर हमने अपने कमीशन एजेंट को कोई पेमेंट की है तो 10,000 से ऊपर सिंगल डे में कर सकता हूं कैश में। सर ऐसा क्यों? कमीशन एजेंट को, या फिर पेमेंट मेड बाय पर्सन टू हिज कमीशन एजेंट। और साथ में क्या होता है हमारे पास में, अगर कमीशन एजेंट ने हमारे को कोई पेमेंट की, कंसाइनमेंट पढ़ा है ना आप लोगों ने? कंसाइनमेंट पढ़ा है ना? कंसाइनी है और मैं कंसाइनर हूं, वो एक तरह का कमीशन एजेंट ही होता है। उसने मुझे कमा करके कुछ पैसा दिया, सबसे पहली बात तो वो पेमेंट नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? रेम्युनरेशन कहते हैं। वो सॉरी रेम्युनरेशन कह रहा हूँ, उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस कहते हैं। यानी कि मेरा पैसा मुझे वापस मिल रहा है, चीजें बेच दी, सामान के पैसे मुझे दे रहा है, ऐसे अमाउंट को हम पेमेंट्स नहीं कहते। तो अगर कमीशन एजेंट को कमीशन दे रहा हूं या फिर कमीशन एजेंट से कुछ पैसा रिकवर कर रहा हूं अपने ही गुड्स के लिए, तो उसके लिए उसको हम पेमेंट नहीं मानते। ठीक है जी। और क्या नाम है, 10,000 से ऊपर का अमाउंट रिसीव या पे कर सकते हैं। अच्छा अगर किसी ऐसे पर्सन से जिससे कि मैंने फॉरेन एक्सचेंज चेंज करवाई है, फॉरेक्स में क्या नाम है कन्वर्जन करवाया है, रुपीज से डॉलर में, डॉलर से येन में, येन से रूबल में, इसमें उसमें किसी में भी कुछ भी करवाया है, तो ऐसे बंदे को मैं 10,000 से ऊपर कैश में पेमेंट कर सकता हूं। ये बात समझ में आई जी? यस सर। यस ठीक है जी। तो ये लोग सारे के सारे क्या है? एक्सेप्शंस हैं इस जनरल रूल के, जिसके अंदर की 10,000 या 35,000 रुपए की लिमिट थी। अब सुनो, तुम्हारा एक काम है इसके लिए ना, जैसे जैसे नॉर्मल क्वेश्चन था ना, ऐसे ही एक एक्सेप्शन के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, बड़ा ही प्यारा और दिल से लिखा गया क्वेश्चन है। तो प्लीज इसको एक बारी होमवर्क में करना, ठीक है? ओके सर। इसको होमवर्क में करना, तुम्हें पसंद आएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है इसका। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वाइंड अप करते हैं। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.